बहुत ही संक्षेप में 1 या 2 मिनट में अपने ग्रुप का जो डिस्कशन का सार रहा उसको, और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जहाँ पे अटके हुए उसको आप बोल सकते हो। मैक्सिमम समय कोऑर्डिनेटर के लिए 2 मिनट का है ना, क्योंकि उनके लिए हम निर्धारित कर पाएंगे समय। ठीक है, चलिए अंजू दीदी आपसे शुरू। ग्रुप नंबर 1, चलिए 1 नंबर से। ग्रुप नंबर 1 कहाँ है? कोऑर्डिनेटर कौन थे ग्रुप नंबर 1 के? उज्जवल भैया। करना क्या है, डिस्कशन के बिंदु कौन से रहे और कहाँ पे स्पष्टता नहीं, कहाँ पे अटका हुआ है। एक तो सभी को मैंने ये सजेशन दिया कि भाई अगर आप सभी के पास में अगर किताब या कोई पैड नहीं है तो वो ज़रूर रखें, और सोम भैया का जब भी सेशन चालू है तो अपने सारे पॉइंट्स जो भी आपको समझ में आ रहे हैं ज़रूर लिखें, या जहाँ भी कोई एक क्वेश्चन बन रहा है वो भी पीछे लिख के रखें। जैसा सोम भैया बोलती हैं कि जैसे जैसे शिविर आगे बढ़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर तो हम लोगों को मिल ही जाएंगे। और जब भी ऐसे लगे कि भाई कोई क्वेश्चन रखना है सभा में तो ज़रूर रखे। मैंने देखा है बहुत से सोम भैया के शिविर मैंने अटेंड भी किए हैं, यूट्यूब पे भी देखे हैं। जब भी क्वेश्चन हम में से आता है तो एक बढ़िया एक शानदार आंसर हम लोग को सोम भैया से मिलता है, और सभा को एक और नई जगह सुनने को देखने को मिलती है। और बढ़िया डिस्कशन रहा ग्रुप में। सारे के सारे पॉइंट्स जो अभी लगभग हमारे बोर्ड पे लिखे हैं, ज़्यादातर भाव और विचार पे ही हम लोग का डिस्कशन हुआ, और सभी लोग बढ़िया तरीके से रिकॉल कर पाए। एटलीस्ट सूचना क्या है सुनोए को सुना पाए। और ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो बीच बीच में सोम भैया बोल देते हैं, जो तभी हम लोग वापस से सुन पाएंगे जब वीडियो फिर से देखेंगे, तभी वो पॉइंट फिर से ध्यान में आता है। तो जैसे एक डिस्कशन अभी जो हम लोग के ग्रुप में हुआ कि भाई जब भी कोई घटना हो जाती है तो तब नियम क्या था, सीखा क्या था, समझ क्या थी, ये सब ध्यान में नहीं आता है, तब तो रिएक्शन हो जाता है। तो अब जैसे सोम भैया ने एक पॉइंट बताया था कि भाई कम या ज़्यादा होने वाली 3 ही चीज़ें हैं, या तो शरीर कम ज़्यादा होगा, धन कम ज़्यादा होगा, या एक अपनी मान सम्मान हम लोगों का कम ज़्यादा हो जाए। सुना हुआ सुनाने की गम में थे। तो जैसे ही रिकॉल कर पाए तो एक बढ़िया लिंक लगा कि हाँ भाई अगर मैं इन तीनों एस्पेक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम क्या हो जाएगा, अगर इस रिज़ल्ट के लिए मैं रेडी हूँ तो मैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, रिएक्शन का चांस कम होता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम फिर से जब वीडियो देखेंगे तभी हमारे ध्यान में आएंगे। तो एक सही डिस्कशन रहा। भाव और विचार पे ज़्यादातर हम लोग का डिस्कशन हुआ, सभी लोग उसको बढ़िया रिकॉल कर पाए। नमस्ते सभी को। ग्रुप नंबर 2 में मैं और माधवी दीदी थी साथ में, और जैसे भैया ने कहा कि यंग ग्रुप था पूरा 25 लोगों का, है ना, तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। और सभी ने जो शुरुआत जो हुई डिस्कशंस की वो जानना और मानना से हुई। तो एक अच्छी बात उनको ये कि यहाँ पे किसी भी चीज़ को मानना नहीं है, ये सभी हमारे ग्रुप मेंबर है, उनको ये बात अच्छी लगी कि यहाँ जांचने के लिए पूरा। फिर उसके बाद में भाव और विचार क्या है, तो इसमें और अंतर समझने के लिए और उसको खुलकर चर्चा हुई। भैया से भी एक रिक्वेस्ट है कि मतलब एक बार फिर से उसको थोड़ा रिपीट करने की, है ना, भाव क्या है और विचार क्या है। और उसके बाद में संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता और संवेदनहीनता, उसको लेकर भी एक डिस्कशन रहा अच्छे से। सभी जो डिस्कशन हमारे ग्रुप में प्रैक्टिकल, मतलब उनके जो कॉलेज के प्रॉब्लम्स है या अभी करियर को लेकर है ना, तो सभी ने काफ़ी अच्छे से सहयोग किया ग्रुप में, और अच्छा डिस्कशन रहा ग्रुप। थैंक यू। 25 लोग एक बार खड़े हो सकते हैं? यूथ ये तो 25 नहीं है, 27 नहीं है ये तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 कहाँ है?
कहाँ, यहीं के थे कहीं बाहर के थे? बाहर के। चलो सबके लिए जोरदार ताली। जी बढ़िया। हाँ जी, और ग्रुप 3। ग्रुप 3। नमस्ते सभी को। हम लोग के ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस आए थे, होल टू पार्ट, पार्ट टू होल को समझना था, तो मैंने आंटी को मतलब हम लोग ने मिलके समझाया और बताया, सुनाया। और थोड़ा बहुत जो था वो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता पे डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा देर चला, और जिसमें संज्ञानशीलता को लेकर थोड़ी अस्पष्टता बनी रही सभी की। तो मुझे लगता है शायद सभी की तरफ से वो है, क्योंकि भैया ने आज ही उसको ओपन किया है, तो उस पर वो आगे और लेंगे। और कुछ लोगों के ऐसा था कि मैं बोलूँगी कि पिछले बार मेरी वैसी परिस्थिति थी कि डर लगता है माइक पे कुछ बोलने, क्वेश्चंस आते हैं पर डर लगता है टू आस्क, यू नो। तो हम क्वेश्चंस कैसे पुटअप करें, यही नहीं घर पर भी बाकी सब चीज़ें। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने बोला कि भैया ऑब्वियसली इसमें आप जोड़िएगा, बट अगर हमारे पास क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो हम थोड़ा डरते ही है जब तक स्वयं पे विश्वास नहीं होगा। जब होगा तो फिर जिस चीज़ में हमको क्लैरिटी और समझ विकसित हो जाती है, तो फिर हम वहाँ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उस पर आगे वो लोग भी प्रयास करेंगे। और एक अच्छा, जिस तरह से सारी चीज़ें पुटअप हो रही थी, तो ऐसा बोला गया कि, या ऐसा बताया कि नेगेटिविटी को ज़्यादा ध्यान में नहीं दे कि क्या नहीं करना है, क्या चल रहा है, ये ऐसे ही होने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसकी जगह ये सोचे कि भाई नया एक कोई दर्शन आया है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी जो भी चीज़ें आती है उस पर हम ये सोचें कि हमको इसको ठीक कैसे करना है, क्योंकि जो गलत है या जो नहीं करना है वो बहुत सारा है और पूरी एनर्जी उसी में चली जा रही है। तो पॉजिटिविटी से अगर हम उसका सल्यूशन ढूंढेंगे, या मैं यहाँ अटकी हूँ, फंसाव है, तो फिर मुझे इससे बाहर निकलने के लिए क्या रास्ते हैं, तो फिर हमारा एक नया दृष्टिकोण बनेगा। तो इतना डिस्कशन हुआ है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4। श्याम भैया, आराम से आराम से। सभी को नमस्ते। हमारा 4 नंबर का ग्रुप था, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ये शरीर और मैं कैसे, इसकी दवाई कुछ और है। तो यदि ये हमको स्वीकार होता है कि जिंदा रहने की दुनिया अलग है, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मेरे जिंदा रहने का सामान इकट्ठा कर सकता हूँ, और मेरे भीतर उदारता आई तो मैं उससे आपको भी मदद कर सकता हूँ। आपको क्या मदद करूँगा? आपके जिंदा रहने में मदद कर सकता हूँ, इससे अधिक की सीमा इसमें नहीं है। तो जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, ये स्वीकार होता है तो जीने की आवश्यकता बनती है, जीने के लिए शोध बनता है, जीने की दिशा बनती है। जब तक किसी को लगता रहे कि यार पैसा होने से जीना हो जाएगा, तो वो कुछ और सोचेगा कि पैसे के लिए दौड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा खराब चीज़ है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन उसकी हैसियत भी समझना होगा कि इससे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। यदि किसी को लगता है कि बड़ा पद पाने से जीवन सफल हो जाएगा, तो बड़े पद के लिए दौड़ेगा कि ज़िंदगी की तलाश करेगा। राष्ट्रपति भवन में भी पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं? राष्ट्रपति होते हुए उससे बड़ा पद तो हमारे पास है नहीं। तो राष्ट्रपति होते हुए और पति राष्ट्रपति हो जाए और पत्नी उपराष्ट्रपति हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हम। उसके बाद भी दोनों में झगड़ा हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कोई काम नहीं आएगा। तो ये समझने की बात है। तो अपने में बड़ा निष्कर्ष ये है कि जब भी किसी आदमी को अपनी ज़िंदगी में दिख जाए कि जो कुछ चल रहा है इसकी हैसियत कितनी है, तो उसके बाद आगे की यात्रा, आगे की तलाश शुरू होती है। नहीं तो आगे की कोई आपकी तलाश भी नहीं होती। अभी चाहे ये आपकी तलाश नहीं थी, आप में से कुछ लोगों की होगी, कुछ लोगों की नहीं भी होगी,
लेकिन कम से कम सूचना सामने आ गई। सूचना सामने आ गई तो आप सोचोगे। तो हो सकता है जो यात्रा इस पूरे, अच्छा अब मैं ऐसे आपसे पूछूं कि संसार में कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, आप क्या बोलेंगे? रेशो कम ज़्यादा कर लो अपनी संतुष्टि के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही बोलो कि कोई नहीं जी रहा है। आप 99% कर लो, 80% कर लो, है ना। कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको शरीर यात्रा में पता ही नहीं चलेगा कि जिंदा रहना और जीना कोई दो अलग बातें हैं? क्या लगता है कितने प्रतिशत लोग होंगे? 50? चलो 50 तो होंगे, ठीक। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा होंगे, पर कोई बात नहीं, आपके 50 हैं तो 50 मान लो। तो कम से कम ये सूचना सामने आने से, है ना, हम सोचना तो शुरू करें कि जो चल रहा है इसी का नाम जिंदगी है। इसलिए ये जो निष्कर्ष है, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, और कुछ समझ नहीं आया। ये निष्कर्ष कितने प्रतिशत लोगों में आ जाता है बुढ़ापे तक आते आते? ये भी सोचने की बात है। तो अब ध्यान में आया कि निष्कर्ष आने का मतलब, जैसे मैं ही आपसे पूछता हूँ बार बार, अभी हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घरों में समस्या साधन की कमी के कारण है कि संबंध की कमी के कारण है? संबंध की कमी के कारण है। हर दिन मेहनत साधन बढ़ाने के लिए कर रहे कि संबंध बढ़ाने के लिए कर रहे? तो कैसे लोग हैं हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं। प्रॉब्लम कहीं और है, सामान खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है। कितने प्रतिशत लोग? 50 के ऊपर नहीं जाओगे मतलब? अच्छा वही 50 है। अच्छा यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ का सर्वे कर लेते हैं। कितने प्रतिशत लोग ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम है वो साधन की कमी के कारण नहीं है, संबंध में प्रॉब्लम आता है, वो हमारी समस्या है? हाथ उठाओ, एकदम इसमें क्लियर हाथ उठाना है या तो नहीं उठाना है, ठीक है। यहाँ तो ये 100% है। अब आपका 50% है। तो आपके मोहल्ले में कुछ अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो आऊँगा आपके मोहल्ले में, वहीं आके मिलूँगा। देखते हैं। तो ठीक हो गया। तो जितनी यहाँ तक मैंने जो आपके साथ कहने की कोशिश की कि ये जो दुनिया है ना, हमने एग्जाम्पल लिया ब्लड डोनेट करने का और तमाम एग्जाम्पल लिए, है ना। मैं गुजरात में आ जाता हूँ तो वहाँ 10 करोड़ 10 लाख, है ना, ऐसा ये दान दिया समाज को। वहाँ एक पटेल समाज है, उसने लगभग 1500 करोड़ की योजना बनाई है अपने समाज के लिए कि अपने समाज के बच्चों के लिए गुजरात के सारे शहरों में रेजिडेंशियल कैंपस बनाएंगे, जहां उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बाकायदा उनका एग्ज़ाम लेके एडमिशन देंगे और उनके लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। तो समाज बड़ा बड़ा भी सोच रहे हैं। लेकिन ये जितने पहले आईएएस बने उन्होंने क्या कल्याण किया? डेटा, ये सरकारी डेटा या तमाम सरकारी सिस्टम में जो अंदर लोग हैं, जो आप यहाँ भी सरकारी लोग होंगे, कितने लोग सरकारी हैं, है ना। आपको सिस्टम के अंदर का हाल पता है? कितना % मास होगा आईएएस में जो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में वैसे ही शामिल है जैसे सब हैं? कितना % होगा? है 90%। और अब तो ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। किसी भी स्टेट में गिनती के आईएएस और आईपीएस बचेंगे जो आज भी बचे हुए हैं, नहीं तो सब उसमें शामिल बेचारे, चाहे अनचाहे, कोई स्वेच्छा से और कोई मजबूरी में सिस्टम में शामिल हो गए। जो चल रहा है उसी में शामिल हो गए हर जगह में। और आज भी जब मैं शिविर लेता हूँ तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे युवा मिलते हैं। पहले कम से कम युवा बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ सिस्टम में आ रहे थे
कि नहीं कुछ अच्छा करना है, और अभी काफ़ी क्लैरिटी से आ रहे हैं। पैसा कमाना है, बाकी सब ठीक है। और ये संख्या बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में किस्सा सुनाया, अब उस तरह की बात को सोचना आज तो असंभव है। आज आईएएस एसोसिएशन में, आज आईएएस कोई व्यक्ति इस बात को सोच पाए कि आईएएस एसोसिएशन अपने बीच में के 3 लोगों को है ना महाभ्रष्ट घोषित करेगी, अब ये सोचना ही संभव नहीं है। मैं ही जब 92 में जॉब से रिज़ाइन करके निकला था और मुझको लगता था कि समाज में बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है और कुछ प्रॉब्लम है, तो उस समय हमको ये कॉन्फिडेंस था और हमने किया था कि बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी समाज और सरकारी फंडिंग के मैं जाके किसी गांव में रहूंगा और मैं गांव के लोगों को मोबिलाइज़ कर लूँगा और गांव के लोग मिलके अपने श्रम से गांव को अच्छा बनाएंगे, और हमने ऐसा किया है। आज ये कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है। अब किसी भी गांव में जाओ तो बोलते हैं योजना क्या है, पैसा कितना लाए हो वो बताओ पहले, बाकी बात बाद में करेंगे। अब वो गांव के लिए बहुत सारा भाव रखना और गांव के लिए श्रमदान करें और गांव के लिए कुछ अच्छा सोचें, पहले की तुलना में वो तेज़ी से घटा है। तमाम इन चीज़ों को हम देखते हैं तो वातावरण काफ़ी तेज़ी से बदला है। तो इस बदलते हुए परिवेश, और ये बदलेगा, और ये आगे आगे और बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है ना। तो युवा पीढ़ी में संबंध को लेके आगे आगे विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा, क्योंकि आधार घट रहे हैं, क्योंकि जो आधार कल तक थे वो आधार टूट रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखते हैं और अच्छा है। मेरे को लगता है कि कोई भी समाज में, कोई भी जगह में सूत्र है, ज़्यादा पीड़ा जल्दी राहत। तो जब तक कोई चीज़ समस्या के रूप में हमारे सामने नहीं आती है, मैंने पहले भी कहा कि शरीर में कोई चीज़ दुख रही है तो कब तक हम वेट करते हैं, तब तक हमको लग जाए कि अब डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तब हम आगे की सोचते हैं। तो समाज में जब कोई पीड़ा इतनी बढ़ जाती है तो फिर हम उसके सॉल्यूशन के लिए सोचते हैं। और शायद ये अनुसंधान भी इस सृष्टि के क्रम में, सृष्टि अपने आप में इवॉल्व हो रही है, तो इस अनुसंधान भी उस सृष्टि के क्रम में एक प्रकटन है, एक एक्सप्रेशन है कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं उससे आगे की यात्रा हम कैसे करेंगे। तो इस सारी यात्रा को हम देखते हैं। तो हमने कहा कि ये एक दुनिया है, ये इससे पहले की दुनिया एक दुनिया है जहाँ हम इधर की बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है, जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, जब जीने की बात कर रहे हैं, तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है। और इस प्रकार, लेकिन जिंदा रहने के लिए जिस समझ की आवश्यकता है वो स्किल से पूरा नहीं हो रही। मेरे इंजीनियर होने से, मेरे डॉक्टर होने से, मेरे MBA करने से, मेरे CA करने से, मेरे और कुछ करने से मेरे को इधर की समझ आ जा रही है, ऐसा नहीं है। तो शायद इसका कोर्स अलग है, इसका कंटेंट अलग है। तो जब तक वो कंटेंट हमारे पास नहीं आएगा तब तक उसकी हमारी यात्रा नहीं बनेगी, ये कहने की कोशिश। तो मैंने एक ही लाइन कही है कल 1.5 दिन में कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता, जीने की दुनिया अलग है। बढ़िया, अब बोर्ड साफ कर दो। हाँ जी, कोई 2 लोग आ जाओ, दोनों बोर्ड साफ कर दो। जब तक बोर्ड साफ हो रहा है, आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बताइए। तो मैंने 1.5 दिन की बात को समराइज कर दिया। हाँ, दोनों पूरा साफ। इसको रहने दो, इसको नहीं मिटाएंगे। इसमें भी जो उधर के 3 कॉलम है उसको मिटा सकते हैं। हाँ, ये मिटा दीजिए। हाँ जी, बोलिए। मैंने जो कुछ कहा उसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा हो तो बोलिए। माइक। आप जो बोलते हैं कि अब तक के मतलब हम जी नहीं रहे थे, हम जिंदा थे, है ना, हम जिंदगी संभाल रहे थे। हम भाई दोनों के मापदंड रख दिए हैं, अपन जांच के देख लें, जो ठीक लगे उसको मान लें। नहीं, तो मेरा ये कहना है कि जैसे एक तो ये जनरलाइज नहीं है, बाय एंड लार्ज मीनिंग होता है।
दूसरा ये कि हमने अगर हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा दादी नाना नानी वो सेक्टर को देखा, बहुत बढ़िया, है ना, बिल्कुल ठीक। तो वो सेक्टर में इतनी फॉर्मल नॉलेज इवन ऑफ स्पिरिचुअलिटी या जीवन विद्या तो काफ़ी नहीं है, ये सब फॉर्मल नॉलेज नहीं थी। फिर भी वो लोग बढ़िया फैमिलीज रहती थी, जॉइंट फैमिलीज रहती थी। तो वहाँ मुझे तकलीफ़ होती है जब आप बोलते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपकी तकलीफ जायज़ है। हाँ। और इसमें कोई शंका नहीं है कि यदि हम लोग अपनी जीवन शैली को, अभी की जीवन शैली को देखें, उसकी तुलना में उन लोगों को देखें, तो ऐसा लगता है कि संबंध को जो वैल्यू उन्होंने दिया और जो परिवार के लिए समर्पण उन्होंने किया, हाँ, वो तो हमारे लिए अब और दूर की जो पौड़ी है। समझ उनमें थी, कॉमन टर्म्स थे, जैसे हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ, चलो भूलो आगे बढ़ो, डोंट माइंड एनीथिंग, माइंड नॉट। एक तो डिक्टम ही था हमारे फैमिली में एक दो सीनियर्स का, कोई बात को माइंड नहीं करना, आगे बढ़ो, भूल चूक माफ, चलो मिल जाओ। ऐसे छोटे छोटे सूत्र थे। मैं वही कह रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके आधार पे फैमिली जुड़ी हुई रहती हाँ, थी। पर मेरे को ऐसा लगता है कि यदि आप ठीक से देखोगे तो इनके आधार पे काम नहीं चल रहा था। जो इसको कहने वाला था वो ऐसा ही कुछ चल रहा था, उसको देख के चल रहा था। सॉरी अगेन, जो भूल जाओ, लेट गो कर दो, ये इससे काम नहीं चल रहा था। जो इसको बोल रहा था वो ऐसा ही जी रहा था, इसके आसपास कहीं जीता हुआ दिखाई देता था, इसलिए उसकी ताकत बढ़ गई थी। हाँ, तो वो तो जी रहा है ना? था ना, वो जिंदा नहीं था, वो हाँ, जी रहा। अभी मैं वही करता हूँ। अभी मैं पहले थोड़ा सा आपकी बात को ये कर रहा हूँ कि आप कहाँ ठीक बोल रही हैं, फिर उसको देख सकते हैं कि कहाँ गैप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मान लो गांधी जी अपने जीवन से कुछ कह रहे हैं, इसलिए हजारों लोग प्रभावित हुए बराबर, कि वो अपने जीवन जी के आचरण के कुछ कह रहे हैं। आज भी हम तमाम धर्मों में जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनके प्रति यदि हमारी मान्यता है तो वो इसी कारण से है कि उनके किसी आचरण से हम प्रभावित थे। तो दे वर लिविंग दैट लाइफ हाँ। वर्थ फॉलोइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो किन्हीं मान्यताओं को, किसी मान्यताओं को, जैसे मैं मेरी फैमिली का एग्जांपल लेता हूँ। मेरी वाइफ, हम शादी होके आए तो मेरे भीतर एक मैंने अपने शेयर किया कि मेरे को ये था कि यार मेरे को करना तो यही है और ये करना है, तो इसमें शादी चल नहीं पाएगी, तो बाद में डिवोर्सी कहलाने की बजाय इससे अच्छा शादी ना किया जाए। तो मेरे ऊपर वाले से पहले से ठीक ठाक संबंध रहे, तो मैं उसको जैसा बोलता हूँ वो हो जाता है। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसी लड़की दे दे जो मेरे साथ चल जाए, और नहीं तो मत देना। अब उसको ये भी बताना पड़ा कि कैसे चाहिए, तो मैंने बताया कि मेरी माँ जैसी देना। मेरी माँ जो है ना वो मेरे को बहुत पसंद थी। अब आप मानोगे नहीं, डिट्टो फोटोकॉपी है। ठीक, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया वो कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, शादी ना बचे इसके लिए मैंने सारे प्रयास किए हैं, इसके बावजूद भी बची हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके भीतर एक गहरी मान्यता थी कि मेरे को संबंध निभाना है। समझ नहीं थी। झेलना झिलाना जो होना था हुआ है, लेकिन सब कुछ झेल के भी निभाना है। ये जो ताकत थी परंपरा की, ये जो परंपरा की ताकत थी, उसने हमारे परिवारों को चला दिया। तो ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्व पीढ़ियों में महिलाओं ने जो झेला है उसकी जो कहानी है वो अद्भुत है ना। महिलाओं ने कैसा झेला है घर घर में, और पुरुषों ने भी, उनमें से भी जिस भी परिवार में कोई अच्छे पुरुष मुखिया के रूप में रहे, उन परिवारों ने जो सामाजिकता किया, तो उसके चलते मेरे को लगता है कि हमारे पास एक वैल्यू सिस्टम आया, जो वैल्यू सिस्टम मान्यता के रूप में था। हमने साइंस पढ़ना शुरू किया, हमारा माइंडसेट लॉजिकल हो गया। अब लॉजिक के सामने मान्यता टिक नहीं पा रही है, तो सारा सिस्टम ब्लास्ट हो गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मान्यताएं तब तक चल गई जब तक बच्चों में तर्क नहीं था, लॉजिक नहीं था। अब लॉजिक आने के बाद हमारा वैल्यू सिस्टम अलग हो गया। क्या? माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई वेज, है ना। हु केयर्स, जो मुझको ठीक लगेगा मैं करूँगा, माई स्पेस। तो ये तमाम जो कुछ भी हुआ, अब इसमें वो झेलना झिलाना नहीं चलेगा।
मैं समाज के लिए झेल जाऊं, मैं परिवार के लिए अपना जीवन समर्पित कर जाऊं। तो जो वैल्यू सिस्टम था वो किन्हीं मान्यताओं के आधार पे था, और मान्यताओं को समझाया नहीं जा सकता है। मान्यताओं को देख के व्यक्ति प्रभावित होकर, उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, मान्यताएं व्यक्तित्व आधारित होता है। हम किसी के व्यक्तित्व को देखकर उसकी बात से प्रभावित होते हैं और उसके अनुरूप चल देते हैं। लेकिन उसको जैसे हम साइंस में, आप तो साइंस और सब कुछ पढ़े हो, तो जैसे हम एनाटॉमी और साइंस और पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन नियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं और नियम स्वीकार हो जाता है, तो वैसा हम एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से अब ये कह रहे हैं कि देखो, आस्थाओं की छाया में जो कुछ भी हम अच्छा चल पाए, उसमें भी आप देखोगे कि यदि हमारी जॉइंट फैमिली के पीछे मोटिवेशन क्या रहा। आज भी आप देखेंगे देश भर में जॉइंट फैमिली आपको दो ही जगह मिलेगी, खेती वाले परिवार में और बिजनेस फैमिली में। खेती और व्यवसाय, खेती और बिजनेस दोनों में फ्री के लोगों की जरूरत होती है। आप यदि हायर करके वो चलाओगे तो आप वायबिलिटी आएगी नहीं शुरू में। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी काम करती है, एक पीढ़ी काम करती है, तो हमारा बिजनेस उस स्थिति में पहुंचता है कि जहां अब हम लोगों को हायर कर सकते हैं। तो घर के सारे लोग ही लगते थे, और खेती तो आज भी उस स्थिति में नहीं है जहां आप हायर करके चलाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सर्वाइव करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, सर्वाइव करने के लिए लोगों के सहयोग की ज़रूरत थी। तो एक खेत में जब फसल लगती थी तो सारे लोग उस खेत में मेहनत करते थे, रोटी उनके घर से आ जाती थी, और हमारा खेत की मेरी बुआई हो गई। मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं था, श्रम था। तो मेरे घर शादी होती थी तो मेरे सारे दोस्त आके मेरे घर की पूरी व्यवस्था संभालते थे। एक परिवार में शादी होती थी तो खटिया और सब्जी और सब गाँव, सब घरों से आती थी और शादी हो जाती थी, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं था, श्रम था, काइंड था। तो हमको उस पूरी जीवन शैली में ये पता था कि हम शेयरिंग मॉडल पे ही सर्वाइव कर सकते हैं। तो उस समय का शेयरिंग मॉडल और उसके ऊपर आस्था की पैकिंग, वो हमारी उस समय की जरूरत थी। वो संबंधों का भी आधार था थोड़ा बहुत, था ना। तो संबंधों का आधार क्या था? हमारी जरूरत ही थी कि हम एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते थे। वो उसके ऊपर उस आस्था की पैकिंग थी। दोनों मिलके एक काम कर गया। समय के साथ साथ पैसा आ गया। पैसा आ गया तो अब मेरे को मेरी शादी में आप काम करो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं पैसा दूंगा और बैंक्वेट हॉल में किसी 5 स्टार होटल में बढ़िया सब लोग काम करेंगे, मैं आराम से बैठूंगा। तो जैसे जैसे पैसा आया, अब हमको एक दूसरे के फिजिकल सहयोग की आवश्यकता नहीं है। तो मैं जो इतना मेहनत कर रहा था कि तुम्हारी शादी में कल कौन आएगा, नहीं जाओगे तो, है ना, ये क्वेश्चन अभी भी घर में उठता है। तो इसका मतलब कल तक जो हमारी मजबूरियां थी, जैसे जैसे वो मजबूरियां खत्म हुई, जैसे नौकरी लगी, हम जॉइंट फैमिली में झेल रहे थे और हम छोड़ छोड़ के भाग गए। यदि हम इतने ही खुश होते, हम गांव को इतना ही बढ़िया बताते हैं, तो गांव में आ क्यों नहीं जाते? शहर में रहेंगे, नागपुर में ही, शहर गांव को अप्रिशिएट करेंगे। गांव के जीवन में बहुत शुद्ध हवा है। जाओ ना यार, जाके रहो, जाएगा कोई नहीं, क्योंकि वहाँ और जो कंफर्टेबल जोन है वो नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम मान्यताओं से यहाँ तक चले आए। तो जिसको धर्म और अध्यात्म कह रहे हैं, तो बेसिकली हमारे को मान्यताएं मिली, और वो मान्यताएं प्रवचन के फॉर्म में है, आस्थाओं के फॉर्म में है, महापुरुषों के फॉर्म में है, मान लेने के फॉर्म में है। जैसे जैसे विज्ञान युग आया तो लॉजिक आया, तो उस हर चीज ने पूछा भी क्यों करना है ये, क्यों मंदिर जाके घंटे बजाते हो, क्यों ये झुक के पूजा करते हो, क्या निकला इससे, तुम्हारे आचरण को देख के तो कुछ नहीं लिख रहा है। और यहाँ से उसने अपना सोचना शुरू कर दिया। तो जिस श्रेष्ठ आचरण की बातें हम बोल रहे थे वो अपने ही परिवार में नहीं मिली, तो युवा पीढ़ी छोड़ के आगे निकल गई, भैया तुमको नहीं करेंगे। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि नहीं भारत में? वसुधैव कुटुंबकम, अपना कुटुंब बचा पा रहे क्या? अपना कुटुंब बचा नहीं पा रहे, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है, खत्म हो गया। तो यहाँ से हमको सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये बात हमारी ठीक है कि हमारे पूर्वज उस समय की परिस्थितियों में, आज हम अपने बच्चों को सुनाते हैं हमने इतना स्ट्रगल किया, कहते रेन दे यार, रोज रोज वही कैसेट सुनाते हो तुम। अब मेरे ज़माने में एरोप्लेन है तो इसमें मेरी गलती क्या? तुम्हारे ज़माने में बैलगाड़ी थी तो तुम बैलगाड़ी से चलते थे, अब मेरे टाइम में एरोप्लेन है तो मैं एरोप्लेन से चलता हूँ।
तो हम जो अब स्ट्रगल की भाषा भी बच्चों को सुनाते हैं वो भी उनको स्वीकार नहीं है, क्योंकि उनको प्रासंगिक नहीं लगता है। और कैसे समझाएं बच्चों को, वो भी तरीका हमारे पास नहीं है। तो लगभग हमारे तरीके ऑब्सलीट हो गए हैं। हमारी भाषा आस्था की भाषा है। देखो समाज में ऐसा होता है, देखो हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, देखो अपने को ऐसा जीना चाहिए। वो कहता है चाहिए वाइए नहीं, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं वो करूँगा। तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्व में जिन पृष्ठभूमि से हम आ रहे थे, जिन परिस्थितियों में हम आए थे, वो सब कुछ बदल गया है। इसलिए इन बदली हुई परिस्थितियों में अब एक ही काम करेगा, अब एक ही चीज़ काम करेगी। क्या काम करेगी? अब एक ही चीज़ काम करेगी। अब ये तो पक्का है कि कोई भी व्यक्ति दुखी होना तो नहीं चाहता है, ये पक्का है। अब कोई भी चीज़ इस नाम पे नहीं चलेगी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हमारा धर्म क्या कहता है और देश के लिए कुछ करना है। अब ये सब खाली हो गया। एक ही चीज़ काम करेगी कि हर व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता है, वो सम्मान के साथ जीना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो हर चीज़ के बारे में क्या हम इस भाषा में बात कर सकते हैं कि तुम्हारे सुखी होने के लिए, तुम्हारे सफल होने के लिए, तुम्हारे सम्मानित होने के लिए ऐसा जीना तुम्हारी मजबूरी है। जाओ बाकी प्रयोग करके देख लो। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, देखो तुमको ऐसा जीना चाहिए। चाहिए कि दुनिया खत्म हो गई, अब नियम की दुनिया है। मेरे को ये समझ में आ जाए कि मेरे सुखी होने के लिए ऐसा जीना मेरी आवश्यकता है, तो मैं उसके ऊपर सोचूंगा, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी तो करूंगा। तो इसको धीरे से देखते हैं। ये जो जितनी चर्चा अभी हुई है, ये आने वाले दिनों में अच्छी बात है कि आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो कुछ संदर्भ खुलता है, हमारा और गहरे से ध्यान जाता है, हम उस गहरा सोच पाते हैं और हम आगे मिलजुल के इस पर सोचेंगे। चलिए, तो कहाँ चलें? कहाँ चलें? संज्ञानशीलता। तो चलो, तो मैं जीना चाहता हूं। जी पाएं, यही संज्ञानशीलता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पहले भी चर्चा, अब जब चर्चा करेंगे अब काफ़ी आराम है, अब बिल्कुल हम स्पीड से भी आगे बढ़ सकते हैं। कब जीना होता है और कब जीना नहीं होता है? समस्याओं के साथ जीना होता है कि झेलना होता है? अपमान के साथ में जीना होता है कि झेलना होता है? ठीक है। प्रश्नों के साथ में जीना होता है कि प्रैक्टिसेबल आंसर्स के साथ में जीना होता है? तो ये समझ में आ गया कि उत्तर के साथ में जीना होता है, प्रश्नों के साथ में जीना नहीं होता है ना। तो जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है। तो एक आदमी की ज़िंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं और सभी की ज़िंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, उसको गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। अब नहीं गिना जा सकता है तो उस पर कोई बात हो सकती है? जिसको गिना ही नहीं जा सकता है तो क्या उसके आंसर्स भी हो सकते हैं? जिसको गिना भी नहीं जा सकता है, जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसको अनंत बोलते हैं। यदि प्रश्न ही अनंत हैं तो क्या उनके आंसर होंगे? इस तरह से जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है, जिंदगी मुट्ठी से निकल जाती है, हमको जीने का आत्मविश्वास ही नहीं आता है, क्योंकि हमको लगता है कि इतने प्रश्न हैं कि उनको गिना भी नहीं जा सकता। यहाँ दर्शन ये कहता है कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न, अब देखो आपके पास क्या कहा था कि जो भी कुछ मानना नहीं है प्रस्ताव आपके पास आता रहेगा। ये प्रस्ताव मध्य दर्शन से आ रहा है, इसको हमको जांचना है। जांचने का तरीका है कि वो तर्कपूर्ण है, उसको समझा जा सकता है, जिया जा सकता है। इसमें जो बात हमारे भाई ने कहने की कोशिश की थी कि जो जांचने का तरीका है वो जो जांचना है उसको कहेंगे, उसका मतलब है स्वनिरीक्षण। उसको मैंने दूसरी भाषा में लिखा था कि समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। कोई भी प्रपोजल जब मैं आपके सामने रखूँगा उसको हम स्वयं में सीधा सीधा जांच के देखेंगे ये मेरे लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। स्वनिरीक्षण का के साथ हम परीक्षण भी कर सकते हैं,
परीक्षण का मतलब है कि जो मेरे परिवेश में रहते हैं उनके लिए, बड़ी आएगी ना, नहीं छोटी आएगी, चलो जो भी आएगी। तीसरा सर्वेक्षण सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, उसी को कह रहे हैं सभी जी सकते हैं, सभी कर सकते हैं। तो इसमें हम प्रस्ताव के रूप में रखते हैं कि मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल 2 हैं, जिसको कह रहे हैं कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। मूल प्रश्न मानव के पास, मैंने आपसे पूछा कि मानव के पास कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो आपने क्या बोला? अनंत हो सकते हैं। अब मैं आपको सामने प्रपोजल रख रहा हूँ, आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। आप तीसरा प्रश्न बना के देखें। आपने अनंत कहा था, तो तीसरा प्रश्न हो सकता है क्या? हाँ जी, पूरी सभा, तीसरा क्वेश्चन। आपस में चर्चा कर सकते हैं। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, वो अपना सहयोग बनाए रखेंगे। चुप रहना आपका सहयोग है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ जीना हो सकता है? नागपुर में। वही जगह है जहाँ हमको सारा कुछ करना है ना? तो कैसे जीना एक लाइफस्टाइल हो गई। फैमिली के साथ जीना है अगर, तो फैमिली में जीना है। जहाँ जियोगे वही फैमिली है, और क्या? हाँ, किसके लिए हो सकता है फैमिली? हाँ, इस उम्र में आने से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कब तक जीना है, ये भी इस उम्र में आने से ऐसा ही होता है। कब तक जीना आप बोल रहे हो भैया, कब तक झेलना? नहीं, कब तक तो कोई नहीं बोलेगा, मालूम है, नोबडी नोज कब तक। किसके लिए जीना का क्या मतलब है? किसके लिए मतलब, या तो किस पर्पस के लिए जीना है वो क्वेश्चन हो सकता है, या किस व्यक्ति के साथ जीना है। किस व्यक्ति के साथ जीना है मतलब जिनके साथ अभी तक जी रहे थे उनको तो छोड़ना ही, उनको तो उनके साथ थक गए हैं, तभी किसको ढूंढ रहे हैं। तो इस उम्र में आते आते ऐसा लगने लगता है कि किसके साथ जीना है। जीने का उद्देश्य क्या है, क्यों जीना है, पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। अनंत बोल रहे थे आप तो। किस मेंटालिटी के साथ जीना है? हमको उस मेंटालिटी के साथ जीना है जिसको ये पता हो कि क्यों जीना है, कैसे जीना है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। क्या हो गया, आप तो अनंत बोल रहे थे। आपने उत्तर दीजिए, मूल प्रश्न 2 ही है। सोचो सोचो और सोचो। आप असहमत होने के लिए पूरी ताकत लगाओ। मेरा प्रश्न ये है, जब आपके सामने पहली बार ये 2 प्रश्न रखे तो आपके मन में कोई तीसरा प्रश्न? ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं, इनको माइक मत दो। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ जी, क्या सही है क्या गलत है का मतलब है कि सारा सही गलत का आंसर यही है कि क्यों जीना है और कैसे जीना है। सारा सही गलत क्यों पूछ रहे? जीने के लिए जी पाएं,
तो ये गलत और सही में तय करने का मतलब इतना ही है कि हम ये पहचान पाएँ कि जीने का पर्पज़ क्या है और वो पर्पज़ के लिए करना क्या है। तो बेसिकली जब ये कह रहे हैं कि क्यों जीना है, इसका मतलब है कि मैं ज़िंदगी में पाना क्या चाहता हूँ, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, और वो जो पाना है उसका तरीका क्या है। इतना ही तो पूछ रहा हूँ। क्या पाना है ज़िंदगी में, तो क्यों जीना है, कैसे जीना है। तीसरा कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। हो गया? या तो बोलो हैं? नहीं, सरेंडर करना होता है इसमें। यही कहना होता है कि भाई नहीं मिल रहा है। नहीं, हम हार जीत की बात नहीं कर रहे, हम साथ साथ चलने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। कब से जीना है? कब से जीना है? हाँ, क्योंकि कब? जब छोटा है तो बच्चा, उसको तो सब कुछ समझ नहीं है। नहीं, फिर से बोलो। कब से जीना है? कब से जीना? वो इम्पोर्टेंट है। उसको ये सब समझाने अगले के लिए मंडे से। उसको समझ में आना चाहिए ना। मंडे से जीना। बैकवर्ड समझना चाहिए ना। ये सब आपको पढ़ाने के लिए या समझने के लिए उसकी समझ तो उतनी होनी चाहिए जब से हो तो बोल। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब हम मानव के रूप में हैं ही, तो एक क्वेश्चन ही खत्म है कि कब से जीना है। हम तो जी तो रहे हैं ऑलरेडी, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि पर्पस क्यों जीना है। देखो, जब क्यों जीना है और कैसे जीना है खुलता है, उसके साथ क्यों जीना है। जैसे मैं आपके बीच में हूँ 12 से 18, क्यों मैं आपके बीच में हूँ? क्योंकि यदि मेरे को पता है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये खुल गया, तो फिर कब, कहाँ, किसके साथ, वो सब भी तय हो रहा है। कब, कहाँ, किसके साथ, कैसे तय हो रहा है, जब वो क्यों के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे उसको एक्सप्लेन करता है। क्यों और कैसे खुलता है तो नीचे का अपने आप खुल जाता है। बात पहुंच रही? क्यों और कैसे खुलता है तो कब, कहाँ, किसके साथ, कैसे, फिर सारा अपने आप खुल जाएगा। तो मूल प्रश्न ये है कि क्यों और कैसे खुल जाए, बाकी कब और कहाँ अपने आप खुल जाएगा। हो गया? तृप्ति? आगे चलूं? तो देखिए अब कितना आसान काम हो गया। जिंदगी कितनी सरल है। अब आप देखो जिंदगी कितनी सरल है। जिंदगी कितनी सरल है। 80 साल हरियाणा में करता हूं तो वो 100 के नीचे लिखने नहीं देते, कहते हैं सर 100 लिखो। 100 साल और मात्र 2 प्रश्न, बस इतना सा काम है। धरती की सारी यूनिवर्सिटीज, धर्म, अध्यात्म, विज्ञान सब मिलके सारे माँ बाप केवल इन 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, तीसरा तो है ही नहीं। केवल इन 2 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो जीना हो जाए, इतना सा काम है। और अपने पास 5 दिन है और 2 क्वेश्चन है। देखते हैं कितनी बात हो पाती है। तो ये काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई। ठीक लग रहा है? आगे चले। ये क्लैरिटी आने से काफ़ी चीज़ें डिफाइन हो जा रही हैं। क्या डिफाइन हो गई? अब विद्यार्थी किसको कहेंगे? विद्यार्थी कौन है? स्टूडेंट कौन है? जिसके पास ये 2 प्रश्न हैं उसका नाम विद्यार्थी है। अभी यदि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें, अभी की मॉडर्न एजुकेशन को देखें, हमारे अभी की जीवन शैली को देखें, तो ज़्यादा ध्यान हमारा क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है। कैसे जीना है, जॉब कैसी होगी और गाड़ी कैसी होगी और घर कैसा होगा और लाइफस्टाइल कैसा होगा और चलो कनाडा। अभी सबका मालिक, सारे यंग बच्चों का मालिक एक ही है। गुजरात में तो एक ही है। सब यंग बच्चे जो
जिनके भी घर में थोड़ा सा पैसा है, नहीं तो उधार लेके ज़मीन बेच के सब कनाडा जाने को तैयार, क्योंकि सबके दोस्त चले गए हैं, मैं ही रह गया हूँ। बड़ा प्रेशर आता है ये। तो अभी सही अर्थों में उसको विद्यार्थी कहें कि नहीं कहें? वो विद्यार्थी भी है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, क्यों जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप मत बताओ, 27 वाले बताएंगे। 27 वाले हैं नहीं है? नहीं, बीच में कुछ और जुड़े। कितना? 30 के नीचे वाले गिन रहे हो? 27? 30 के नीचे आप 27 कहाँ से गिन लिए भाई? एक बार खड़े तो हो जाओ यार। 30 के नीचे वाले एक बार खड़े हो जाएं। 30 के नीचे कल से तुम सारे लोग आगे बैठोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 अभी भी होंगे। कुछ और लोग आपने गिन लिए होंगे। बैठिए बैठिए। तो आप सारे लोग बताओ कि क्यों जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है कि कैसे जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या लगता है आप लोग को? है? दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन दोनों में से भी यदि एक पूछे तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कैसे? हाँ जी, क्या लगता है सबको? यंग ग्रुप को कैसा लगता है? क्यों जीना है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है कि कैसे जीना है इम्पोर्टेंट ज़्यादा है? चलो बाकी सभी लोग बताओ। मैं हाथ वोटिंग कर लेता है। कितने लोगों को लगता है कि कैसे जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाथ उठाओ। अब संकोच ना करें, जिनको जैसा लगता है। जब भी मैं हाथ उठवाऊं तो आपको संकोच नहीं करना मेरा आंसर सही है कि नहीं है। सही गलत से कोई मतलब नहीं है, अपने को अपना व्यू देना है। ठीक है? तो लगभग 50% से कम नहीं दिख रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि क्यों जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना? अपना अपना व्यू रखो। जब आपको लग रहा है कि कैसे जीना है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसको रखो। क्यों आप ऐसा सोच रहे हो? दोनों अपना व्यू रखो। माइक। जैसे यवतमाल ही आना था तो ये क्यों क्लियर था, कैसे तो डिसाइड कर ही सकते हैं। एक बार ये क्लियर हो जाए कि क्यों यवतमाल आना है, तो बस से आना है, ट्रेन से आना है, गाड़ी से आना है। हाँ बढ़िया, अच्छा बोला। अभी जरा कैसे वाले बता दो। कैसे वालों को क्यों लगता है? इधर माइक दो। आपको क्यों लगता है कि कैसे जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्वालिटी ऑफ, मतलब कैसे जीना है, क्वालिटी लाइफ की। क्वालिटी लाइफ, सही बोला। पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का? पर्पस क्या होना चाहिए, मतलब कैसा पर्पस कैसे में आएगा कि क्यों में आएगा? लेकिन मेरे हिसाब से मतलब क्वालिटी होनी चाहिए अच्छी। हाँ मतलब कैसे करना है? क्वालिटी किसको बोलेंगे? कैसे? क्वालिटी में क्या आएगा? क्या होने से क्वालिटी हो जाती है? मतलब विचार कैसे है? विचार कैसे हैं? मतलब एक्सप्लेन नहीं कर मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा उसको सोचने में भी कंफ्यूजन है। ठीक है, गुड, बैठिए। हाँ जी, तो इसको दूसरी भाषा में कहें, जिंदगी में क्या पाना है, कहाँ पहुँचना है ना? देखो, जब मैं मेरी ज़िंदगी में कंफ्यूज हुआ तो मेरा जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, मैं एक कंप्यूटर्स की कंपनी में था और रशिया को कंप्यूटर एक्सपोर्ट करते थे। तो मैं सोचता था कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ। तो मेरे एमडी को देख के मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को ऐसा बनना है, पर मेरे को कैसा बनना है मेरे को ये भी पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमारी आंखें कुछ ढूंढ रही होती हैं कि मैं
तो मैं 70 साल का हूँगा तो मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ऐसा सोच के देखें। मैं 70 साल का हूँगा, 70 साल 80 साल जो भी आप माने, तो मैं मेरी ज़िंदगी में क्या पाना चाहता हूँ। इसका आंसर पूछें तो अपने आप से क्या मिलता है? आप इनसे पूछ लेते हैं, ये लोग यंग लोग क्या बोलते हैं। 70 साल के हो गए तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, क्या देखना चाहोगे? माइक, तुम पहले शिविर कर चुके हो? पहली बार शिविर कर रही हो कि पहले कर चुके हो? हेलो, नहीं फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम है। हाँ, तो तुम 70 साल की होगी तो क्या लगता होगी कभी नहीं होगी? श्योर सर। अच्छा, मैं इस एज में लगता नहीं है कि कभी मैं 70 की होंगी। नहीं, हमारे एज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, हाँ। बट आई फील दैट 70-80 तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। चलो, अपने आप को उस समय कहाँ देखना चाहोगी, क्या देखना चाहोगी, कैसी देखना चाहोगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का पैरामीटर क्या हो? इन सेंस कि सुखी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि पैसा इतना होना चाहिए या फिर प्रेस्टीज इतनी होनी चाहिए या ये पोजीशन चाहिए, वो तो कर लूँगी, मतलब है उतना। पर ऐसा है ना कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ हमारे पास होता है, लाइक पैसे के हिसाब से अगर हम कुछ तोला जाए तो बहुत कुछ होता है। पर आज मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि लाइक जो 70-80 साल के हो चुके हैं, पर उनका ऐसा है कि लाइफ में हमने 70-80 साल तक आ गए पर हमने कुछ नहीं किया, मतलब लाइक उनको तभी भी लगता है कि कुछ तो पूरा नहीं है करके। पैसा भी कमा लिया, घूम फिर के भी आ गए, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी का ड्रीम होता है कि हम ट्रैवल करें वगैरह, एक्सप्लोर करें, मेरा भी है, बट उसके बाद क्या? तो ये एक प्रश्न आता है। और जैसे आपने कहा कि ये मेरा प्रश्न था एक्चुअली कि जीना का जो है, लाइक आपने कहा कि अनलिमिटेड उसके क्वेश्चंस होते हैं, लिमिटलेस है, तो दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली, क्योंकि संसार में लिमिटलेस क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चंस है भी तो उसके आंसर्स है, ऐसा नहीं है कि उसके आंसर नहीं। अगर क्वेश्चन है तो उसके आंसर्स होंगे ही, जस्ट हमको थोड़ा देखना है या फिर उसको समझना है कि माइट भी ये करके आंसर मिल सकता है करके। और जैसे आपने कहा कि मूल 2 क्वेश्चंस है, तो यही 2 क्वेश्चंस, बाकी के जो क्वेश्चंस हमको आते हैं तो इससे ही रिलेटेड आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जॉब का अगर मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि लाइक मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे यही पोजीशन चाहिए, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, तो हम ये सब कर क्यों रहे? जीने के लिए कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो उसको ही हम आज तक तो जीना ही पकड़ रहे थे। ये भी तय नहीं हुआ कि जिंदा क्यों है। हाँ वही। देखो, सवाल ये है कि घोड़ा क्यों पाला? सवाल ये है कि घोड़ा क्यों पाला? अब घोड़ा पाल लिया तो कहीं जाओ नहीं जाओ उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। अब रोज घोड़े के लिए मैं घोड़े के लिए कि घोड़ा मेरे लिए? तो प्रॉब्लम यही आ रही है। अभी क्या हुआ, बैठो, मैं जब दिल्ली में हम लोगों ने काम शुरू किया तो NDMC, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 50 स्कूल हैं जहाँ ये पूरा लुटियन जोन है ना, जहाँ सारे MP वगैरह के बंगले वगले हैं और संसद वगैरह है। तो 1-2 IAS ऑफिसर थे, उनके साथ में एक वर्कशॉप हुआ। वो कहते हैं हमको तो बात ठीक लग रही, पर हमारे बच्चे ना उन परिवारों से आते हैं, वो प्रेस करने वाली का है, वो बाई का है, वो ठेला लगाता है, सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं उनको तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं कहा एक ऐसा करते हैं, सरकारी स्कूल में चलते हैं, आप लोग पीछे बैठना और मैं बात करूँगा, देखते हैं उन तक बात पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। तो हम एक स्कूल में चले गए, उसके रिकॉर्डिंग YouTube पे उपलब्ध है। तो उसके जाके 7th क्लास की बच्ची थी, ऐसी मैं क्लास के सामने बैठा, मैंने उससे बात करना शुरू किया, क्यों पढ़ रहे हो? बोले अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अच्छे मार्क्स आने से क्या होगा? बोले अगली क्लास में जाएंगे। उससे क्या होगा? बोले और अगली में जाएंगे। उससे क्या होगा? बोले जॉब लगेगी। उससे क्या होगा? बोले पैसे आएंगे। मैं उससे क्या होगा? बोले खाएंगे। मैं अभी क्या कर रहे हो?
तो यहाँ आके वो अटक गई। इतनी मेहनत क्यों कर रहा, खा तो अभी भी रहे। तो मैं उसको बोला कि क्या लगता है जिंदगी इतनी है क्या? तो वो बोलती है इतना सीरियस होके कि जिंदगी इतनी नहीं हो सकती, खाना जिंदगी नहीं हो सकती। और वो उस फैमिली से आती थी जिसको हम कह रहे हैं कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल की फैमिली से। जब पीछे बैठे सारे ऑफिसर्स उस संवाद को सुन रहे थे और वो यही मान के चल रहे हैं कि इसी का नाम जिंदगी है। तो कभी कभी हमको लगता है अपनी तरफ से कि यार हम थोड़े से सोचने वाले लोग हैं, हमको तो ज़िंदगी समझ में आएगी, पर ज़िंदगी तो उतनी ही है। कोई भी व्यक्ति है, गरीब से गरीब आदमी भी क्या बोलता है, बाबूजी 2 रोटी सम्मान की चाहिए। वो भी ऐसा नहीं बोलता है कि 2 रोटी अपमान की चाहिए। जी आप कुछ बोल रहे थे? सर एक्चुअली मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं 2 दिन बाद भी ज़िंदगी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगी नहीं रहूँगी। मतलब मैं ये सोच के चलती हूँ कि हर दिन मेरा अंतिम दिन है, कल की सुबह मैं देखूंगी या नहीं देखूंगी, तो क्यों जीना है ये मेरा प्रश्न नहीं है, बट आज भी जो एक दिन जीना है वो कैसे जीना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये ठीक से आया नहीं है, अभी ये ठीक से आया नहीं है जिस दिन। और सही में जो आप बात बोल रहे हो ना, वो एक्सपीरियंस कब आ रहा है। कोई दिन डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर है, अब आपके पास 2 महीने हैं, तब सही में पता चलता है कि 2 महीने कैसे होते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा जिन्होंने ज़िंदगी में टॉप मोस्ट सफलताएं पाई हैं। उन टॉप मोस्ट सफलताओं को पाने से उनका अहंकार बढ़ा, उनके ज्ञान नहीं हुआ। नाम नहीं बोल सकता क्योंकि पूरा देश या बड़ा वर्ग उनके नाम जानता है, लेकिन कोई दिन डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब तुमको, तुम्हारे पास 2 महीने हैं। मात्र इतना सुनने के बाद वो आदमी बदल गया। अब वो आदमी नहीं था जो पुराना वाला था। ये अपने भीतर मौत की स्वीकृति आना, ये आदमी के भीतर बहुत कुछ बदल देता है। तो सही मायने में किस दिन ये आ जाता है ना, तो उस दिन तो फिर पर्पस वाली तलाश बहुत गहरी हो जाती है। तो फिर आज कैसे ठीक से जी लेना है, फिर वो एक अलग बात है कि आपने जितने जो भी झंझट हो रखे थे ज़िंदगी में, किसी को दुख दिया था, किसी के साथ आपने दुख पाया था, फिर आपको लगता है सबसे बैठ के मैं बात कर लूँ क्योंकि अब आप जाने वाले हो। लेकिन बहुत कॉमन सेंस की बात करें तो जो हमारे भाई ने कहा कि जब तक ये तय ही नहीं है कि जाना कहाँ है, सो फॉर एग्जांपल मेरे को दिल्ली जाना है तो कैसे जाना है अलग तरह से डिफाइन होगा। मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, आजकल रोड अच्छी बन गई हैं। पहले दिल्ली ट्रेन कार से जाना है ऐसा बहुत लोग नहीं सोचते थे, मैक्सिमम लोग नहीं सोचते थे। आज मुंबई, आप नागपुर से मुंबई, अब हो सकता है कार से लोग ज़्यादा जाना प्रेफर कर दें, खर्चा भी उतना ही हो रहा है। 3 लोग 4 लोग जा रहे हैं तो कार से खर्चा कम हो रहा है, और बैटरी कार है तो फ्री में ही जा रहे हो। तो अब लोग अपना कंफर्ट भी देख रहे हैं, यार जहाँ मन होगा रुक जाएगा, जहाँ मन होगा अपना खाएंगे पिएंगे आराम से, फिर वहाँ मुंबई में जाके भी अपने पास कार रहेगी तो अपन कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अब मैंने तय किया कि अंडमान निकोबार जाना है, तो अब क्या करूँगा, अब तो कार काम नहीं आएगी। तो आपका लाइफस्टाइल भी इस पर डिपेंड करता है कि आपका जाना कहाँ है। तो कैसे जीना है, ये क्यों जीना है के बाद डिफाइन हो रहा है, क्योंकि क्यों डिफाइन होने से क्या क्या सामान लगेगा, क्या लाइफस्टाइल होगा, वो उसके बाद तय हो रहा है। मेरे को रहना है उत्तरकाशी में, मैंने तय किया कि अब यार बहुत हो गया, मैं भी, हमने पिछले 3 सालों में ऐसा मन में संयोग बना कि तय किया कि हमको उत्तरकाशी के 100 किलोमीटर के दायरे में साल में 3 शिविर करना है। तो पिछले 3 सालों में हम 2 बार बद्रीनाथ शिविर किए हैं, 3 4 5 बार उत्तरकाशी किए हैं, 1 बार गंगोत्री किए हैं। अब गंगोत्री आप जाते हो तो कितने लोग गंगोत्री गए हैं, ठीक है, आप गंगोत्री जाते हो तो कैसे जाते हो, सुबह से शाम, सुबह ऋषिकेश से निकले, सुबह गाड़ी लिया, शाम तक गंगोत्री पहुँचे, मंदिर में गए, आधा घंटा 15 मिनट में मत्था टेका, एक कमरा लिया, कमरे में सोए, सुबह गाड़ी में उठे चले आए।
ऐसे ही करते। हम 8 दिन वहीं रहे, 10 दिन। ये शिविर से बढ़िया मजे करने की जगह नहीं। ओ बढ़िया सुबह की धूप, शानदार कलकल करती हुई गंगा और उसका वातावरण, और जम के बढ़िया 100 लोग लाइक माइंडेड, मान लीजिए ऐसा ही ग्रुप, सुबह से शाम तक बढ़िया चर्चा, शाम को घूमना फिरना। अब वहाँ रहना है तो क्या होगा? अच्छा, मेरे को तो पता नहीं था। मैं जब 3 दिन शिविर किया तो मेरे को लगा कि मेरी सांस जो है फूल रही है। अब मैं किसी को क्या बोलता? तो मैं सोचा यार मेरे माँ को अस्थमा था। मैं सोचा मेरा शुरू हो गया। अब चौथे दिन संयोग से वहाँ के जो लोग थे, 1-2 इनसे बात हो रही थी, तो वो बातचीत में बोले, देखो पहाड़ों में ये कहा जाता है कि चलते समय बात नहीं करना है। पहाड़ों में जब हम चलते हैं तो हम हाई एल्टीट्यूड पे चलते हैं तो ऑक्सीजन कम रहती है, तो आपको चलते समय बात नहीं करना है। और यहाँ बात करने से जो है, ज़्यादा बात करने से सांस फूलता है। अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा, उसका मतलब अस्थमा नहीं आया है। बद्रीनाथ में शिविर कर रहे थे, अब अपने को तो प्रैक्टिस हो गई थी तब तक। क्वेश्चन पूछने वालों की सांस फूल रही थी, अपनी सांस ठीक चल रही थी। और ठंड इतनी रहती, लेकिन बहुत मजा आया। बद्रीनाथ में 11 दिन शांति से रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि बद्रीनाथ रहना है तो तैयारी अलग होगी, लाइफस्टाइल अलग होगा। यवतमाल में रहना है तो लाइफस्टाइल अलग होगा। तो क्यों जीना है से कैसे जीना डिसाइड हो रहा है, कि कैसे जीना है से क्यों जीना डिसाइड हो रहा है? तो क्यों जीना है इंपॉर्टेंट है कि कैसे जीना है इंपॉर्टेंट है? बल्कि क्यों जीना में ही कैसे जीना है खुल जाता है। बढ़िया। तो जब तक क्यों जीना है, पर्पस क्या है, करने क्या आया हूं। आप 2 घंटे के लिए किसी से मिलने जाते हो तो क्या क्या तैयारी करते हो? सामने वाला अवेलेबल है कि नहीं, जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस काम के लिए ये आदमी योग्य है कि नहीं, उसका एड्रेस, लोकेशन, फ़ोन से बात हो गई, फिर कौन सी गाड़ी से जाना है, और जो सारे रास्ते जाते हुए देख रहा हूँ कि अच्छा ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, अब उसका घर आने वाला है। 2 घंटे के लिए निकला हूँ तो इतनी तैयारी, 80 साल के लिए निकला हूँ तो कितनी तैयारी? 80 साल की यात्रा पे, यात्रा ही तो है, यात्रा ही है। कल आप नहीं थे और कल आप नहीं रहोगे, ये पक्का है। आप नहीं रहोगे मतलब शरीर नहीं रहेगा, ये एक सच्चाई है। क्या तैयारी है? ना जीने की तैयारी है, ना मरने की तैयारी है, ना शादी की तैयारी है, ना परिवार की तैयारी है। इसलिए हर जगह मार खा रहे, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं, क्योंकि हमारी उसकी समझ, हम तो इतना ही सोच रहे गाड़ी कौन सी होगी और घर कैसा होगा और खाना कैसा होगा, इतना ही सोच रहे। तो जिंदा रहने का सोच रहे कि जीने का सोच रहे? जिंदगी शुरू यहां से होती है जिस दिन आपके भीतर वो आग लग जाए कि यार ये जीने का पर्पस क्या है, और जिस दिन वो आपको सोने ना दे, ये क्वेश्चन आपको सोने ना दे कि यार जीने का, मेरे जीने का पर्पस क्या है, और जो चल रहा है ये तो जिंदगी नहीं है। इसलिए कहा कि जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता। जिस दिन ये आदमी को स्वीकार हो जाता है, वहां से जिंदगी की तलाश शुरू होती है। नहीं तो हम मात्र एक हिप्नोटिज्म में, भेड़ होती ना, भेड़ से भीड़ शब्द बना होगा, ऐसा कभी कभी मैं सोच लेता हूं। भेड़ क्या करती है? वो पीछे वाले के पीछे चलती रहती, आगे वाली कुएं में जा रही है, इससे अपने कोई मतलब नहीं, अपने को पीछे वाले के पीछे चलना है। तो हम सब एक दूसरे के पीछे चल रहे, ये आगे वाला कहां जाके गिरा उसको देख के नहीं आए। अरे थोड़ी सी दौड़ लगा के आगे वाले को जाके देख के आ जाते, कहां जाके गिर रहे सारे, ये कहां जाके गिर रहे। सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। कभी मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था, अब गलती से इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया।
अब आकर्षण तो था, तो मैं तब भी सोचते रहता था। तो नागपुर में एयरफोर्स का बेस था, तो एक दिन मैं एयरफोर्स के बेस में घुस गया। मैं यार इनसे पूछता हूँ कि वो तो मेरे रोल मॉडल थे, उनसे जाके पूछा कि आप लोग की ज़िंदगी कैसी है। वो लोग बोले रोज़ यही सोचते हैं रिज़ाइन कैसे करें। मैं यार बहुत, तो मुझसे मजाक कर रहा होगा। तो बोले यार कोई काम ही नहीं है, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं। तो तेरा मेरा मोह भंग हो गया, मैं चलो ठीक हो गया, इधर नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, है ना, हमारा का मतलब इतनी सैलरी, इतना ऐसा लाइफस्टाइल, तो यार जो जी रहे हैं उनसे बात तो करके देख लो। फिर उस सैलरी उतनी सैलरी तुम ही पहली बार पाने जा रहे हो ऐसा तो है नहीं, तुमसे पहले बहुत लोगों ने पाई है। तो मैं इस बात को शब्द से सोचता था कि मैं जो कर रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं लोगों ने पहले भी किया है और कहीं नहीं पहुंचे हैं। ये थॉट प्रोसेस मेरा उस समय का है जब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। तो मैं उस समय भी ये सोचता था कि चाहे फिर हम रूरल डेवलपमेंट में लगे थे, चाहे हम एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे थे, कि जॉब कर रहे थे, कि सरकारी कुछ कर रहे थे, मैं तब भी ये सोचता था कहीं मैं वही तो नहीं कर रहा हूं जो लोगों ने पहले भी किया है और कहीं नहीं पहुंचे हैं। क्या लगता है, ऐसा सोचने की जरूरत है कि नहीं? क्योंकि जो जिंदगी जी लिया तो लौट के वापस आएगी नहीं। तो आदमी के पास बड़ी ताकत है कि उसके पास सोचने की ताकत है, और सोचने की ताकत वो चीज है जो उसको 100 साल, 50 साल, 500 साल आगे का देखने की ताकत देती है। तो यदि उस ताकत का प्रयोग हमने नहीं किया तो फिर हम में और पशु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं बचा। वो भी रोज ही सोचता है कल का खाना कहाँ से आएगा, कल के लिए शिकार कर लेता है, सो जाता है, फिर दोबारा उठ के कल के लिए शिकार कर लेता है। हम एक धंधा कर लेते हैं, एक नौकरी कर लेते हैं। तो इसका मतलब है क्यों जीना है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितने लोगों को ये बात ठीक लग रही है? बढ़िया हो गया, एक शिफ्ट आ गया कि क्यों जीना है। फिर क्यों जीना है के लिए जो मेरे को पाना है, जहां मेरे को पहुंचना है, जो मेरे को पाना है उस तक कैसे पहुंचूंगा, इसका नाम कैसे जीना है। कैसा लग रहा है? ठीक हो गया? चलो, तो इसका मतलब ये हो गया। तो कितने प्रतिशत लोग सही अर्थों में विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं? सबका लाइसेंस कैंसिल, इसलिए हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। सफल भी हो जाएं तो भी कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो जाओगे? आप डॉक्टर हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे, दिल्ली में काम करोगे, लंदन में काम करोगे, शिकागो में काम करोगे, कुल मिला के आपका एक फ्लैट होगा, कुल मिला के एक बड़ी सी गाड़ी होगी, कुल मिला के साल में 2-4 बार कहीं घूम के आ जाओगे। जिंदा रहना जीने के काम आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब है सही अर्थों में मैं विद्यार्थी उस दिन होता हूं जिस दिन मेरे को जिंदगी के पर्पस की तलाश शुरू हो जाए। उसके पहले गोल गोल घूमना होता है। ठीक हो गया? तो विद्यार्थी का लाइसेंस कैंसिल। माँ बाप का हाल देख लें। तो माता पिता, पेरेंट्स और टीचर्स कौन है? माता पिता, टीचर्स कौन है? है गाइडिंग फोर्स है। और क्या गाइड करना है? क्या गाइड करना है? सामने वाले की क्या क्वेश्चन है? क्यों जीना है, कैसे जीना है? तो जिनके पास इन 2 प्रश्नों का उत्तर है उनका नाम टीचर्स, पेरेंट्स है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? तो कितने लोग पेरेंट्स हैं, कितने लोग टीचर्स हैं? लाइसेंस कैंसिल सबके, रिन्यू कराओ। इसलिए अतृप्ति हमारे जीवन में है। वो अतृप्ति हम सबके जीवन में रहेगी
क्योंकि अब ये क्लैरिटी बन रही है कि हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में योगदान दिया है कि जीने में योगदान दिया है। जिंदा रहने में योगदान दिया है। उनकी आवश्यकता केवल जिंदा रहना थी कि हम जिंदा क्यों हैं? हम जिंदा क्यों हैं? जीने की आरजू में, जीना चाहते हैं इसलिए जिंदा है, और जीने की क्लैरिटी नहीं है तो घूम गया सारा मामला गोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो क्या मेरी जिंदगी में तृप्ति आएगी? क्या मेरी जिंदगी में जिंदगी आएगी? मेरा भाव और विचार हमेशा सुखदायी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मेरा नहीं है तो क्या बच्चों को दे पाऊंगा? मेरा नहीं है तो क्या एक टीचर के रूप में अपने क्लासरूम में डिलीवर कर पाऊंगा? क्या डिलीवर करूंगा? क्या बताऊंगा? क्या बता सकता हूं मैं? यही बता सकता हूं कि जिंदा कैसे रहना है। तो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, ये बता सकता हूं। गुजरात में मैंने पुलिस एकेडमी में एक वर्कशॉप किया जिसमें 60 न्यूली अपॉइंटेड डीएसपीज, 80 पुलिस इंस्पेक्टर्स और कुछ और मास था, और 3 आईपीएस ऑफिसर। उसमें एक जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल थे पुलिस एकेडमी के, उसने बहुत शानदार बात कही, बहुत मार्मिक बात कही। और वो आईपीएस ऑफिसर इंडिया का पहला एकमात्र आईपीएस ऑफिसर जो एवरेस्ट पे चढ़ा है। ठीक, उसने कहा कि हम लोगों को, जब मैं बाई चॉइस एकेडमी में हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा लगता है, और वो ब्लैक कैट कमांडो भी है। वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, ब्लैक कैट कमांडो, उसके पहले आईआरएस हुआ, फिर आईपीएस हुआ, वाइफ उसकी आईएएस थी, है ना। बहुत क्वालिफाइड बंदा और बहुत जिंदा दिल इंसान। वो कहता है कि जब हमारे यहाँ कैडेट्स आते हैं, हम साल भर 6 महीना उनके साथ ट्रेनिंग के लिए लगाते हैं। हम उनको हथियार, फॉरेंसिक, कानून, जो कुछ भी हमारा पैटर्न है उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस सारी ट्रेनिंग का उपयोग वो समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। कितना बढ़िया बात समझ में आई? बात समझ में आई? वो समस्या पुलिस एकेडमी के साथ है कि हम सबके साथ है? सबके साथ है। एक इंजीनियर अपनी इंजीनियर की प्रतिभा का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हमको नहीं पता है। एक डॉक्टर अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये हम नहीं कर पा रहे हैं। आज आईएमए से लेके और तमाम एआईसीटी से लेके हम एथिक्स और वैल्यूज़ की तमाम डिस्कशन जारी है। एथिक्स के प्रॉब्लम, प्रोफेशनल एथिक्स की बात हम बार बार कर रहे हैं, क्योंकि कुल मिला के और कोरोना काल में और तमाम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हो गया कि इंजीनियर हो गया कि व्यापारी हो गया। यदि मेरा माइंडसेट जिंदा रहने का माइंडसेट है तो मैं वही करूँगा जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक होगा। तो यहाँ से सारी चर्चा खड़ी हो रही है कि बेसिकली गैप कहाँ पे है। तो सारा गैप इस बात का है कि पर्पस पे कोई बात नहीं हो रही है और लाइफस्टाइल पे बहुत बात हो रही है। हमने सिर्फ घूमने फिरने को और ऐश करने को और बड़ी गाड़ी और सुविधापूर्ण जीवन शैली को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है, इसलिए ऐसा करके जाना कहाँ है। अब विद्यालय किसको कहा जाए? विद्यालय किसको कहा जाए? जहां इन 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है ना, जहां इन 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। और जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, सरकार कहते हैं, उसका भी मतलब इतना ही है कि सभी को ये आंसर मिल सके और उसके जीने के लिए व्यवस्थाएं बन सकें, उसका नाम समाज और व्यवस्था है, सरकार है। तो इन 2 आदमी परिभाषित होने से, मानव का जीना परिभाषित होने से, 2 मूल प्रश्न पहचान में आने से विद्यार्थी परिभाषित हो गया, माता पिता टीचर पर कैसा है, स्कूल कैसा है, क्या कमी है स्कूल में। शिक्षकों के पास उत्तर नहीं,
वहाँ कोई उसके लिए वो जॉब है, तो वहाँ कोई अपनापन संवेदनशीलता की भी कमी है और ज्ञान की भी क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका आंसर नहीं है। इसलिए विद्यालय भी अधूरा है। कॉलेज में तो लोग अटेंडेंस लगवाने इसलिए जाते हैं कि नियम रहता है 70% नहीं लगाओगे तो एग्जाम नहीं देने मिलेगा, इस मजबूरी में अटेंडेंस लगानी पड़ती है। उसको हटा तो देखो कितने लोग क्लास में जाते हैं। इसका मतलब बच्चे गलत नहीं है, इसका मतलब क्लास में उनको कोई वैल्यू नहीं मिलता है। यदि क्लास में कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो बैठ के कौन झेलेगा। तो इस क्लास में बैठना आपकी मजबूरी नहीं होता है, फिर भी आप बैठते तो हो। जितना कभी नहीं पढ़े उतना पढ़ते हैं आगे दिन। तो यहाँ से ये निकल के आया, इसका मतलब और घर में क्या कमी है, और घर में क्या कमी है, क्या समझ में आ रहा है। घर में कैसे जीना है की चर्चा हो रही है, क्यों जीना घर में भी गायब है। तो सही अर्थों में दोनों को ही पूरा होने की आवश्यकता है। विद्यालय को भी पूरा होना है, घर को भी पूरा होना है। शुरू कहाँ से होगा, बच्चों से शुरू होगा कि बड़ों से शुरू होगा। बच्चों से शुरू करेंगे कि बड़ों से शुरू करेंगे, बड़े होंगे तभी बच्चों के लिए कुछ करेंगे। तो धीरे से समझ में आया कि विद्यार्थी किसको बनना है, विद्यार्थी किसको बनना है। आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ, एडमिशन हम सबका होगा। तो हम माँ बाप को फिर से एक बार विद्यार्थी बनने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने भीतर जो भी गैप्स हैं उनको पूरा कर सकें, ताकि हमारे बच्चे हमारे आचरण को देख के आश्वस्त हो सकें कि इनके जैसा जीना है। अभी हर बच्चे के मन में क्या सपना है, कैसे जीना है वाला सपना है कि क्यों जीना है वाला सपना है। कैसे जीना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि कुछ और बनना है। उसके मन में ये कभी क्यों नहीं आ पा रहा है कि हमको एक शानदार इंसान बनना है। क्या लगता है, क्यों भाई बताओ यार, कुछ तो बता दो। कभी ऐसा मन में आया कि शानदार इंसान बनना है। हाँ जी, 27 वाले यंग जनरेशन, कभी ऐसा मन में आया कि शानदार इंसान बनना है। सर वो ऐसा है कि मम्मी पापा के हिसाब से वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। तो मम्मी पापा के हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों की खुशी, अगर वो पढ़ लिख जाए और कुछ अच्छे से पोजीशन पे पहुंच जाए, अच्छा सा कमाना लगे, मतलब गाड़ी बंगला वगैरह हो, तो वो सुखी है और उनको देखे हम सुखी रहेंगे। तो माँ बाप का ये कहना होता है कि ऐसा हमें डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए बचपन से उनको ऐसा तैयार नहीं करता है कि आप सीखो ही, मतलब स्टडीज करो। माँ बाप लोगों सुनो सुनो, क्या दे रहे हैं हम बच्चों को। हम बच्चों को एक ही सपना दे रहे हैं कि पैसा किधर से आएगा, क्योंकि हम लोग सब लोग गरीबी से निकल के आए। इसमें गलती है कुछ, ऐसा नहीं है। हम लोग जिस कमी से निकल के आए उसी कमी को भरना चाह रहे हैं और पूरा समाज एक तरफा दौड़ रहा है। हमारे पिता लोगों की उम्र में 50 तक आदमी अपने मकान का मुश्किल से सोच पाता था, तो उसकी फिजिकल नीड्स ही उस लेवल पे नहीं आ पा रही थी कि वो कुछ ज्यादा सोचे। आज एक बड़ा वर्ग खड़ा हो रहा है जो 30 की उम्र में गाड़ी मकान बंगला सब पूरा कर दे रहा है, 30 तक पहुंचते और ज्यादा हुआ तो 35 तक। तो एक बड़ा वर्ग ये होने लगा है जो कह रहा है कि 40 में रिटायरमेंट लेना। कितने लोगों ने सुनी ये बात। एक बड़ा वर्ग ऐसा पैदा होने लगा है जो कहता है बस 40 तक कमाना है, उसके बाद कुछ अपना सोचना है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी डेवलप हो रहा है जो कह रहा है 9 से 5 वाला काम करना ही नहीं है, फ्रीलांसिंग करना है। ऐसा भी एक वर्ग डेवलप हो रहा है। हमने ऐसा भी वर्ग देखा जिन्होंने मल्टीनेशनल्स में अपनी सैलरी आधी कराई है। 15 दिन दूंगा, 15 दिन मेरे, सैलरी कम कर दो, मैं चाहिए इतनी सैलरी, हर महीने 15 दिन मेरे, मैं जो मर्जी करूँगा। सैलरी आधी करना है, आधी करते हैं। और कंपनी ने किया, ऐसे भी एग्जाम्पल है। तो इससे ये समझ में आ गया, इससे ये समझ में आ गया कि 40 साल पहले बड़ा वर्ग था जिसको लगता था कि बस सुविधा आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आपकी एज में एक नया वर्ग दिखने लगा है जो जिसके पास वो विंडो आ गई है, जो कह रहा है यार ये इससे काम नहीं चल रहा है।
देखो शानदार बात शेयर करता हूँ, खुश होने जाए। हमारे परिवार में ही हमारे दोस्त का बेटा है जो IIT मुंबई से बीटेक एमटेक किया, दिल्ली में अमेरिकन एक्सप्रेस गुड़गांव में 8 महीने जॉब किया। कोई टेंशन वाली जॉब नहीं, बढ़िया पैसा। 8-9 महीना जॉब करके बोलता है घर में कि पापा जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है। और हम लोग तो इंतजार करते रहते हैं, पापा जॉब छोड़नी है, आ जाओ। हम लोग किसान परिवारों से, हमारे परिवारों में कहा जाता था, हम बचपन में थे, खेती उत्तम, नौकरी मध्यम, ऐसा कुछ तो भी कि सबसे शानदार काम ना अपना काम, मालिक बनने का काम सबसे शानदार काम होता है। और जैसे जैसे पिछले 40 सालों में देखा, खेती सबसे बेकार काम हो गया और जिसको सबसे बेकार बोल रहे थे वो सबसे उत्तम हो गया, क्योंकि पैसे का मामला है। खेती में पैसा रहा नहीं, बाकी चीज़ों में पैसा बहुत बढ़ गया, तो फिर हमको जॉब बहुत अच्छे लगे, तो बच्चा नौकरी छोड़ के घर आ गया। अब हम लोग को तो बचपन से देख ही रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, देरे से घर आ गया तो क्या करता है, तो हम लोग जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत शामिल हो गया। तो किसी ने कहा भी IIT की कोचिंग चल रही है, तो रायपुर है, तो कुछ कम से कम IIT की कोचिंग में पढ़ा दोगे तो हमारा कुछ टाइम भी निकलेगा, कुछ पैसा भी आ जाएगा। तो IIT का कोचिंग में 2 घंटे के लिए कोचिंग में चले गए। कोचिंग करते करते किसी ने कहा कि यार कम से कम क्या है, भिलाई में वो आ गया, IIT आ गया, तो बोले PhD कर लो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो बढ़िया भिलाई में अपना प्रोफेसर हो जाओगे, 2 घंटे पढ़ाओगे, सम्मान की जॉब, बाकी जो करना करते रहेंगे। तो सब तरफ से दबाव आया, तो एग्जाम दे दिया जो भी PhD के लिए फॉरेन में करते हैं। वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप से एडमिशन हो गया। एडमिशन का टाइम आया, बोले नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, नहीं गए। कुछ दिन और बीते तो किसी ने कहा यार ये नहीं करना है तो कम से कम MBA कर ले। सामान्य तैयारी से MBA के लिए वो कैट वगैरह का एग्जाम दिया, 99.9 कैट में 99.9 जिन्होंने दिया होगा या जिनको सुना होगा उनको पता है इसका मतलब क्या होता है। एडमिशन का टाइम आया, बोले बहुत हो गया, नहीं कर रहे। शादी का टाइम आया, शादी का टाइम आया, बोले IITian से तो पक्का नहीं करना, 27 साल का लड़का है, और दोनों को ऐसा लगेगा 12th नहीं है, तो एज किसी एज थोड़ी ज़्यादा दिखती है, किसी की एज थोड़ी कम दिखती है। शादी का टाइम आया, बोले IITian से पक्का नहीं करना, बैंगलोर लेके जाएंगे और मेरे को रायपुर में जाना है। तो बिल्कुल सिंपल ग्रेजुएट लड़की से अपना फार्म दिखा के, जहाँ हमारा फार्म है उसके बाजू में उनका फार्म है, फार्म दिखा के देख यहाँ रहूँगा और यही करूँगा, अब शादी करना है तो देखिए। उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो शादी कर लिया, अभी लड़का हुआ है, शानदार जिंदगी चल रही है। अब इस पूरे प्रोसेस में इस दर्शन के आधार पे एजुकेशन कैसी होगी, अभी लगभग 8-10 IITians का ग्रुप बन गया है और हमारे सारे बच्चे मिलकर कम और ज़्यादा सब इस काम में लगे, घर परिवार में बढ़िया से रह रहे हैं, कोई जॉब करने नहीं गया। 1-2 जो गए, मुंबई में वो रहता तो उसको 2 लाख पर मंथ की जॉब थी, रायपुर में रहता है ऑफ वो आजकल क्या वर्क फ्रॉम होम, 1 लाख रुपए, बोले 1 से ज़्यादा की अपने को जरूरत ही नहीं है, रायपुर में रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे और मिलकर कुछ करेंगे। रायपुर में रह रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो ऐसा करके लगभग ये पूरा ग्रुप, हमने कोई सलाह नहीं दी किसी को तुम ये करो क्या नहीं करो, तुमको अब तो हम देंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, करना तो आजकल बच्चे वही है जो उनको ठीक लगता है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वातावरण यदि वातावरण में कुछ बढ़िया काम हो रहा है तो सारा संसार जो भी कुछ है उसको देखने के बाद आदमी कंक्लूड कर पाता है यार ताकत कहाँ पे है, और फाइनली मैं 70 साल का होऊंगा तो मैं कहाँ पहुँचना चाहूँगा। ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त रहे, मेरा 89 का इंजीनियरिंग पास आउट है, उस समय कंप्यूटर्स और अमेरिका बहुत चल रहा था, हमारी सारी क्लास अमेरिका चली गई। फिर वहाँ जाके बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ दिन 2-4 साल रह गए, कुछ लोगों को लगा नहीं यार इंडिया ही ठीक है, तब तक सोचते बच्चे और बड़े हो गए। उस पर बच्चों ने कह दिया यहीं रहना, कहीं नहीं जाना है।
अब बेचारे वही रह रहे थे। तो एक समय तक आप निर्णय ले भी सकते हो, एक समय के बाद निर्णय आपके नहीं होते हैं, फिर निर्णय बच्चों के साथ होते हैं, बच्चों के द्वारा होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं। तो जिंदगी का डायनेमिक्स कैसे चलता है, और यदि हमारी ज़िंदगी की क्लैरिटी है तो ज़िंदगी कितनी आराम से, कितनी सरल हो सकती है, कितनी इजी हो सकती है। तो मेरे को लगता है कि इतने सालों में इतने सारे एग्जाम्पल देख डाले और अपनी भी ज़िंदगी का देख डाला, तो अभी लगता है कि नहीं, ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। केवल क्लैरिटी का सवाल है कि मैं ज़िंदगी के नाम पे मेरे पास ब्लूप्रिंट क्या है, मेरे पास पिक्चर क्या है। यदि वो पिक्चर सही अर्थों में एग्जिस्टेंशियल है, वो मार्केट से उठाई हुई पिक्चर नहीं है। तो मार्केट से उठाई हुई है तो वो आज है कल बदल जाती है। तो यदि वो सही पिक्चर है तो उस पिक्चर में कलर भरना बहुत आराम का काम है, और उसमें जिंदगी भर हो, फिर वो कलर मेरे अपने हैं। अभी किसी दूसरे के कलर में भर रहा होता हूँ, जैसे मैंने कहा ना ABCD, तो मैं B को देखता हूँ तो मेरे लगता है कि अब B बनना है, और 10 साल मेहनत करके वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे को C दिखाई देने लगता है। तो मैं तो कभी मेरी जिंदगी जिया ही नहीं, मैं तो कभी दूसरे को कॉपी कर रहा हूँ। तो मेरी जिंदगी का जो ब्लूप्रिंट है, जो मेरी जिंदगी का डिजाइन है, वो कॉपी पेस्ट है। वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट है, कुछ दिन बाद प्रूव हो जाता है कि ये जिंदगी नहीं थी। तो अभी जिंदगी की बड़ी दौड़ इस बात की है कि आज मैंने कुछ सोचा, 10-15 साल मेहनत किया, वहां पहुंचने के बाद पता चला। आपसे ही पूछ लेता हूँ, सभी उम्र के लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि जिन सपनों को हमने देखा, हमारे सपने जितने सुखदायी थे उसकी हकीकत उतनी सुखदायी नहीं निकली? कितने लोग ये कह सकते हैं? देखो, कम ज्यादा सभी लोग, ठीक है। तो हमने सोचा था कि ये हो जाएगा तो मैं इतना सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं इतना सुखी हो जाऊंगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद पता चला कि नहीं, जिसकी तलाश थी वो तो कुछ और है, इससे तो नहीं हुआ है। फिर चाहे हमने शादी की, चाहे हमने बच्चे किए, चाहे हमने जॉब किया, चाहे हमने अच्छे घर बनाए, जब तक घर नहीं बना तब तक कैसा लग रहा है? इसका मतलब गलती ना घर में है, ना जॉब में है, ना किसी और चीज में है। जिस चीज की मुझको तलाश है वो वहां नहीं है, बस इतनी ही बात। इसलिए जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आता है। शरीर को जिंदा रखने की तैयारी अलग है और मेरे जीने की तैयारी अलग है। ये दो अलग कोर्स हैं, दोनों की डिमांड अलग है, दोनों की सप्लाई अलग है। ये क्लैरिटी आ जाए तो मैं नहीं कह रहा हूं कि जो आप सोच रहे हैं वो गलत है। आप यहाँ रहो, दिल्ली रहो, लंदन रहो, अमेरिका रहो, लेकिन यदि वो भाव और विचार में जीने की समझ है तो मैं कहीं भी रहूंगा एक अच्छा वातावरण बना लूंगा। फिर चाहे मैं डॉक्टर हूँ कि इंजीनियर हूँ, समाज को सब चीज़ की जरूरत है। समाज में डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, लेकिन वो जो इंजीनियर है वो मानव है कि नहीं है? मानव है तो उसकी सोचने की मशीन चालू है। यदि सोचने की मशीन में उसके पास जगह जगह प्रॉब्लम्स हैं, जगह जगह वो स्टक होता है, तो कैसे काम चलता है? बढ़िया। कैसा लग रहा है? कल से बेटर, अब बेटर ही बेटर हो, क्योंकि जो फाउंडेशन था ना वो 1.5 दिन में बन गया। 1.5 दिन में हम उस जगह में आ गए कि हमको वो जो एरोप्लेन लैंड करना है उसकी पट्टी तैयार हो। अब हम केवल चलते जाएंगे क्योंकि अब काम हो चुका है। तो क्या करना है, आज की बात को हम पूरा करते हैं, लेकिन इतना समझ में आ गया कि हम 2 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे, 5 दिन 2 क्वेश्चन, और 5 दिन में जिंदगी एक लेवल पे आपके हाथ में आ जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह।